स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आज वोट यात्रा में हम यात्रा कर रहे हैं जबलपुर लोकसभा सीट की। यहां के क्या स्थानीय मुद्दे हैं जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस बार अपने नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये जबलपुर का सुप्रसिद्ध भेड़ा घाट है, मार्बल के पहाड़ आप देख सकते हैं और ये पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश की पहचान है। और यहाँ की क्या खासियत है, सबसे पहले वो जानेंगे, बातचीत करते हैं। जबलपुर में आप कितने सालों से और ये भेड़ा घाट कितना खास है, इन क्षेत्रों को बताइएगा। मैडम यहाँ पे जो फेमस है, यहाँ का एकदम वर्ल्ड फेमस प्लेस व्हाइट मार्बल देखने के लिए, और यहाँ की मेन कमेंट्री फेमस है जो लोग दूर दूर से देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। चलिए मैं आऊँगी आपके पास। और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जबलपुर के क्या स्थानीय मुद्दे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा, क्योंकि चुनाव अब बहुत नज़दीक है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप इस बार वोट डालेंगी? मेरा नाम मालती व्यास है और मैं जिला में उपाध्यक्ष भी हूँ। और रही बात वोट की, तो हम लोग जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोग सभी कर रहे हैं कि इस बार हम लोग को 400 पार करना है, तो करना है, ये हम लोग का लक्ष्य है निश्चित रूप से। तो उसके लिए पूरी कोशिशें जारी हैं। आप बताइएगा लेकिन मुद्दे क्या हैं? चलिए 400 पार और 370 पार ये तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से ऐसे विकास के काम हैं जिसको लेकर आप इस बार वोट डालेंगे? जबलपुर लोकसभा में हम राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता के सामने रख रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश में विश्व में अपना नाम ऊंचा किए हैं, हम उस आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमारे डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट हमारे मध्य प्रदेश में 2003 के बाद जो हुए हैं, जो 50 साल में कांग्रेस ने की है, वो हमने 20 साल में करके दिखाए हैं। इसलिए हम जनता के सामने अपनी बात रखते हैं कि हमने जो विकास किया है उस आधार पर हमको वोट की करें। चलिए कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जो कि किए गए हैं, मैं जानूंगी। आप बताइएगा, जबलपुर में कोई विकास कार्य हुए हैं क्या? जबलपुर में कोई विकास कार्य नहीं हुए अभी 20 वर्षों से, क्योंकि ये सरकार अभी है ये बात से अपने वादे भर करती है और वादे करके पूरा नहीं करते। जैसे अभी क्या है कि इन लोगों ने विधानसभा के चुनाव में इन लोगों के तो वादे थे कि किसानों के लिए हम 2700 रुपया गेहूं का रेट देंगे। इन्हें बोला था 2100 रुपया धान का रेट देंगे, तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। इन्हें बोला कि मैं 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। बताइए अभी तक नहीं मिला। और मोदी जी बोलते हैं कि मेरी गारंटी, क्या गारंटी है? और महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हैं। जो 70 साल पहले 50 रुपये में तेल मिलता था, आज वो 200 रुपये के पार है। पेट्रोल 70 साल में 50 से 55 रुपया हुआ था, इन्हें 10 साल में 150 रुपया पार कर दिया। ठीक है, बड़ी बात महंगाई। और एक और बात ये कि अभी हम इस वक्त माँ नर्मदा की गोद में हैं। मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी कहा जाता है नर्मदा को, और नर्मदा के विकास के लिए यहाँ पर किस तरह से काम हुए बताइएगा। देखिए, आज हम इस स्थल पर बैठे हैं, ये विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है। माँ नर्मदा की असीम अनुकंपा है इस क्षेत्र पर। प्रकृति ने अनुपम भंडार भरपूर दिया है, जिसका दोहन हम सभी लोग कर रहे हैं और यहाँ मनोरंजन भी करने आते हैं। रहा सवाल विकास का, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जो भी जिन का भी शासन रहा है, उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप भेड़ाघाट के लिए फंड मिले हैं, पर जिस गति से यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ। रहा सवाल, अब मैं राजनीतिक दल की बात करूं तो मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं। हम मोदी जी जब आए थे 2014 में, उन्होंने नारा दिया था कि हम महंगाई कम करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे। आज आप खुद देखिए कि उस समय 400 रुपये का सिलेंडर आज 1100 रुपये, 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक रेट है। कहाँ महंगाई कम हुई? पेट्रोल उस समय 60 रुपये 70 रुपये था, आज 100 रुपये से ऊपर मिल रहा है। महंगाई की बात तो एक करना बेईमानी है। रहा सवाल जनता से अनेक वादे किए, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। पहले ही बार उन्होंने बोला था कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। आपने नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद कहाँ गया काला धन? किसी के पास? ये बड़ी बात है। नोटबंदी हुई,
ये कह के कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ कुछ नजर नहीं आया, ये कहना है लोगों का। और इसी के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जबलपुर, जहां पर हम इस वक्त लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ से जो सांसद थे वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। उस हिसाब से क्या आपको लगता है जबलपुर वहां पहुंच पाया जहां की अपेक्षाएं थी? सर्वप्रथम आपका भेड़ाघाट मां नर्मदा की गोद में स्वागत है, और आप इस सुंदरता को जब पूरे विश्व को दिखाएंगी तो इसके लिए भी मैं पहले से आपको धन्यवाद देता हूं। जहां तक विकास की बात है तो आपका कल आगमन शहर हुआ है। जिस रोड से आप आई हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमारे पूर्व के सांसद माननीय राकेश सिंह जी की देन है। अभी तो पूरी बन रही है, बहुत खराब है। हाँ, नहीं बन रही है, विकास के दौर में हम हैं। रोड बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं, मगर विकास का अगर कहीं किसी भी लोकसभा में शायद काम हुआ होगा तो जबलपुर लोकसभा में होगा। हमारे जो वर्तमान के मंत्री जी हैं उनके द्वारा किए गए हैं, कराए गए। रिंग रोड सबसे बड़ी अगर कहीं बन रही है तो हमारे जबलपुर क्षेत्र में बन रही है। बहुत लंबा समय लग गया ये सड़क बनते बनते। विधानसभा चुनाव अभी बीते हैं, मैं उस वक्त भी जबलपुर के दौरे पर आई थी, तब से वो सड़क बन रही है, अभी तक नहीं बनी। बड़ी सड़क है तो समय तो लगेगा। चलिए, संसाधन जो ठेकेदार हैं वो ऐसा तो नहीं हो रहा काम रुक रहा है? नहीं, कहीं काम नहीं रुक रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। और हमें तो ये लगता है कि अभी तक के इतिहास में जितनी तेजी से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में काम हो रहे हैं कभी हुए नहीं। हमने देखा, जैसे अभी हमारे बड़े भाई साहब बात कर रहे थे कि विकास 70 रुपये पेट्रोल और दूसरी चीजें, पहले ये नहीं दिखता था कि रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढे में रोड है। लेकिन आज हम कहीं मध्य प्रदेश में, देश में कहीं भी चले जाए तो हमें दिखता है कि हाँ, रोड ही दिखती है, हमें कहीं गड्ढे नहीं मिलते। हमें सोचना पड़ता है कि ये बड़ी बात है। मैं और बातचीत करूंगी। आप बताइएगा, सड़कों का विकास तो बहुत बेहतर ढंग से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम जनजीवन बहुत परेशान है, त्रस्त है, आम लोग परेशान है। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि जबलपुर लोकसभा में जिस जगह पे अभी आप आए हैं, उस जगह को एक जबलपुर बड़ा गांव के नाम से बड़ा प्रसिद्ध था 2003 के पहले। पूर्व सांसद वर्तमान मंत्री माननीय राकेश सिंह जी द्वारा जो उपलब्धियां मैं आपको गिनाऊंगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिंग रोड आज कहीं पास हुई है तो जबलपुर लोकसभा में पास हुई है, जो चारों तरफ पूरे शहर के चक्कर काट के। जब हमारे यहाँ रोडें अच्छी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज के उद्योग खुलेंगे, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि विधानसभा से रोडें खुदी हैं, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वो फ्लाईओवर है मैम। फ्लाईओवर बनने में समय लगता है। आज शहर के पॉपुलेशन जितनी भी है, उनको ट्रैफिक के हिसाब से अगर इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रैफिक की कितनी ज़्यादा समस्या थी। आज फ्लाईओवर से हम लोग भेड़ाघाट में अगर किसी जबलपुर के अस्पताल में भी छोटे काम के लिए जाना पड़ता, तो आज हम फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं। घूम फिर कर बार बार सड़क पर क्यों आ रहा है मुद्दा? आप तो युवा हैं, आप तो खुद कई और ऐसे विषय है जिससे वाकिफ हैं। बता रहा हूँ ना, भेड़ाघाट की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जियोलॉजिकल पार्क भेड़ाघाट में बन रहा है, सबसे बड़ा साइंस सेंटर भेड़ाघाट में बन रहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म निगम निरंतर काम कर रही है। आप 2003 के पहले की दृष्टि देख लो, भेड़ाघाट तो नक्शे में ही नहीं था। आज कम से कम पर्यटन बढ़ा है और पर्यटक इस चीज़ को जान रहा है कि आकर के हम भेड़ाघाट के दर्शन कर रहे हैं, और जब ये देखता है तो अपने दोस्तों से, मित्रों से और अपनी जगह पे भी इसकी पब्लिसिटी करता है। निश्चित रूप से। मैं आती हूँ आपके पास। आप महिला हैं और महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर आप कितनी संतुष्ट हैं? कितना काम हुआ है, कितने की ज़रूरत है? नमस्ते, मैं रानी ठाकुर भेड़ाघाट से हूँ, नर्मदा किनारे रहती हूँ। बस मेरा मानना ये है कि जो कांग्रेस ने जो निकाला था, जो विकास चल रहा है, वो बीजेपी वाले करवा रहे हैं, हमारे मोदी जी, पीएम मोदी जी। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो महिलाएं हैं उनने काम तो अच्छा किया है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। ठीक है ना, उनने 1200 दिया, अच्छी बात है, ठीक है ना। अभी हम तो इतना जानते हैं, ना विकास दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। बस हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि गरीबों को देखें, वो जो सरकार है वो सिर्फ गरीबों को देखें। जितना विकास हुआ है उतनी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। जी मैं नहीं बोल रही, जी पूरा देश देख रहा है, पूरी जनता। मैं इसको लेकर जवाब लूंगी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन आप बताइएगा दुर्घटनाएं कितनी बढ़ी हैं और उनको कैसे रोका जाएगा? विपक्ष के पास भी तो कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए ना। देखिए, जहाँ तक दुर्घटनाओं की बात है तो ये ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था पर डिपेंड करता है। आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि हर जगह आपको करप्शन दिखाई देगा। आप चाहे यातायात विभाग में जाएंगे, आप किसी भी विभाग में काम कराएंगे तो सबसे पहले वो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। आज ये सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार जो है,
ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये सब दूसरों का देख रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने 10 सालों में कुछ काम किया है, आप 70 साल का गाना गाते, 70 साल पिछले 30 सालों से जबलपुर शहर में सांसद भाजपा का है, तो 30 साल में उनने क्या किया? आज आप बात कर रहे हैं फ्लाईओवर की, जो काम 30 साल पहले होना था वो आज बन रहा है। ये काम 20 साल 25 साल पहले हो जाने थे। आप 20 साल में जबलपुर को ऐसी उपलब्धि नहीं दिला पाए जिसको हम बोलें कि आज जबलपुर शहर बन क्या गया इस बार मुद्दा बनाने के लिए फ्लाईओवर बन रहा है? है। जबलपुर मुद्दा फ्लाईओवर पे ही वोट मांगे जा रहे हैं। जो वर्तमान में मध्य शासन के मंत्री हैं, उन्हें चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा था। उन्होंने जिस विधानसभा चुनाव लड़ा था उस विधानसभा में फ्लाईओवर बना हुआ है, उसी फ्लाईओवर को लेकर, और उन्हें आधे फ्लाईओवर का उदाहरण कर दिया सब वोट मांगने के लिए। नियम से जब कोई काम कंप्लीट होता है उसके बाद उस पर वोट मांगी जाती है। जो सांसद थे यहाँ के पहले, वो इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़े और भारी बहुमत के साथ इस बार उन्होंने जीत हासिल की है विधानसभा चुनाव में। तो अगर विकास नहीं हुआ होता तो जनता उनको समर्थन क्यों देती है? जनता विकास नहीं हुआ, वहाँ पर कहानी टोटल ये है कि जो ईवीएम का खेल हुआ है सबसे ज़्यादा उस टाइम पे विधानसभा चुनाव में, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। दूसरी बात, अगर आपने विकास किया है, जैसे बात लोकसभा चुनाव अभी वर्तमान में प्रत्याशी को देख के चुनाव पे वोट दिया जाता है। अगर आपने विकास किया है, या हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सांसद ने विकास किया, कार्य किए हैं, तो अपने नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? वो आप अपनी उपलब्धि दिखा के वोट मांगिए। आप एक क्यों बोले कि मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए? ये बड़ी आप बात है। मुद्दे की बात ये है कि हर प्रत्याशी को ये बताना चाहिए कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मेरा विजन है, मैं आप अगर हमें जिताएंगे तो मैं ये कार्य करूंगा। जब आपका विजन ही नहीं है, आपके पास वोट मांगने का मोटिव ही नहीं है, तो आप फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अब मोदी जी को मैं आ रही हूँ आपके पास। ये बड़ी बात है, एक चेहरे पर सिर्फ वोट मांगा जा रहा है। आपकी पूरी पार्टी एक चेहरे पर आधारित हो गई है क्या? देखिए मैडम, जहाँ तक एक चेहरे की बात है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारी पार्टी के नेता हैं और इस विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। अच्छा, उनका निशान क्या है? कमल। वो अपने लिए वोट नहीं मांगते, ये कमल के निशान के लिए वोट मांगते हैं। हमारा हमेशा जो प्रत्याशी होता है वो कमल का निशान होता है, उसके नीचे सिर्फ लिखा होता है कि आशीष दुबे जी प्रत्याशी हैं जी, कि माननीय सांसद राकेश सिंह जी प्रत्याशी हैं। हम लोग कभी नाम पे राजनीति नहीं करते, हम लोग दलगत राजनीति करते हैं। हम लोग सिर्फ दल के मुझे लगता है आपको अपने पार्टी के सीनियर नेताओं से पूछना चाहिए किस पर राजनीति करते हैं, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के वोट मांग रही थी। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे, आपके कुछ टॉपिक थे। महिलाओं के मुद्दे पे भी मैं बात कर दूं। महिला आरक्षण बिल अगर किसी पार्टी ने पास किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही पास किया है। 10 करोड़ महिलाएं स्व सहायता समूह से आज इस देश में रोजगार एस्टेब्लिश कर चुकी हैं। आप देखेंगे सिलाई के काम में, देखेंगे औद्योगिक क्षेत्रों में भी महिलाओं की सहभागिता बड़े जोरों पर बढ़ गई है। और रही बात महिलाओं के विषय पे कि कुछ काम किया नहीं, जैसे हमारी बहन बोल रही थी, तो ये तो मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में 2/3 से भी अधिक बहुमत दे के ये बता दिया है। दूसरी चीज़ कि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ में बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि महिलाओं को उनके जो लाडली बहना योजना के तहत उनको राशि प्राप्त हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है कि आप खर्च कर दें। आज एक फल की दुकान खोलने वाली महिला कल दर दर भटक करके, और उसको अगर 1000-1200 मिल जाए और फल की दुकान खोल ले और उससे अपने परिवार का लालन पालन पोषण करने लगे, तो ये महिलाओं के लाडली बहनाओं के सम्मान की बात है, ना कि मुफ्त की रेवड़ी की। लाडली बहनाओं की भी बहुत सी शिकायतें थी कि कई लोगों को ऐसा भी है कि राशि नहीं मिली है, कई लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मैं उससे जानूंगी। आप बताइएगा दादा, कब से आप ये नाव चला रहे हैं? ये हम तो वो कम से कम 35 साल से। और कुछ लाभ वाभ मिलता है इससे? कितने पर्यटक आ जाते हैं? पर्यटक तो बहुत आते हैं, सीजन के हिसाब से रहता है। जैसा अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो अभी कम आते हैं, और सीजन के हिसाब से उसमें 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे आ जाते हैं। सरकार से कुछ मांग है आपकी? सरकार से तो मांग है, वो होती भी रहती है। राशन पानी वगैरह हम लोगों को फ्री बरसात में मिलता है। मिलता है जी। चलिए और भी जानेंगे। हमारे साथ एक और दादा इस वक्त मौजूद है। दादा, आप क्या करते हैं? मैं भी नौका तो चलाता हूँ। अच्छा, आप भी नौका चलाते हैं? जी। आपकी भी कुछ मांग है सरकार से? मांग तो खूब मिलती है सर, राशन मिलती है, और कुछ जो नगर पंचायत से कुछ मिलता है हम लोगों को बरसातों में। राशन भी मिलती है, और पहले ड्रेस मिलती थी, अब ड्रेस भी नहीं मिल रही। ड्रेस नहीं मिल रही है? जी सर। तो ये भेड़ाघाट तो बहुत प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, तब भी अभी ड्रेस नहीं जी 4-5 साल से ड्रेस भी नहीं मिल रही हम लोगों को। चलिए और बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग। हाँ, आपके कुछ मुद्दे हैं क्या? जैसे कि 2014 के चुनाव के पहले 2012 से बीजेपी का एक कैंपेन चल रहा था, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया जीएसटी का, मनरेगा का, गैस सिलेंडर का, महिला आरक्षण बिल का।
जब ये सरकार में आए, कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे जीएसटी 49% पर, एफडीआई 49% पर लेके आ रही थी। आपने उसका विरोध किया। आप सत्ता में आते हैं, 100% एफडीआई करते हैं। आप जीएसटी का विरोध करते हैं कांग्रेस सरकार में, लेकिन जब आप सरकार बनाते हैं भाजपा वाले, तो आप जीएसटी को फॉलो करते हैं। आप मनरेगा का विरोध करते हैं। आप महंगाई पर लड़ाई लड़ते हैं कि भैया महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज ये बात कर रहे थे 1250 रुपये में व्यक्ति फल फ्रूट की दुकान लगा लेता है। आज 1200 फल फ्रूट आते नहीं है घर के लिए। एक घर के फैमिली के लिए फल फ्रूट लेने जाओगे तो 1000 रुपये बिल बनता है। 1200 रुपये की दुकान कैसे खोल लेगा फल फ्रूट की? तो जिन मुद्दों पे आप विरोध करते थे, अगर वो गलत थे तो आपको उनको फॉलो नहीं करना था, और अगर सही थे तो आपको विरोध नहीं करना था। तो यहाँ बीजेपी से विरोध की राजनीति करती है कांग्रेस सरकार के टाइम पे, चूंकि आपके पास ऐसी स्थितियाँ थी कि आपने हर अच्छे काम का विरोध किया, और जब आप पार्टी में आते हैं तो उन्हीं कामों को सपोर्ट करते हैं। आप बताइएगा, स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, महंगाई को लेकर उन्होंने सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया था, मुझे लगता है आपको भी याद होगा वो चीज़। उसके बाद अगर इस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो लगता है कि सरकार को इस विषय पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कम से कम दोगली राजनीति सरकार को तो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही के आपने कहा। हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने सबसे ज़्यादा यदि हिंदुस्तान में, इनके समय में जो सिलेंडर होता था बड़ी मुश्किल से मिलता था, हमारे मोदी जी ने महिलाओं के लिए घर घर सिलेंडर दिया है, उज्ज्वला योजना के तहत दिया है। यदि महंगाई होती तो लोग लेते क्यों उस चीज़ को? और उन्होंने सब्सिडी भी दी है, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन, और बाकियों की सब्सिडी रोक दी। नहीं, जो पैसे वाले हैं, टैक्स वाले हैं, तो उनने है ही अपने कहा कि हम सब्सिडी नहीं लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है ना, जिनके पास पैसे हैं तो वो ले रहे हैं। लोग हैं हमारे साथ, मैं आऊंगी। महिला, एक और महिला वोटर हमारे साथ हैं। आप बताइएगा, जरूरत नहीं है कि आप लोगों को सब्सिडी की बोल रहे हैं कि लोगों को चाहिए नहीं थी इसलिए रोक दी? गरीबों को तो दीदी इतनी जरूरत है कि जितने की वो टंकी भरती थी 470 रुपए की, उतनी की जो टंकी कर दें मोदी जी। और जो 1200 दे रहे हैं ना, वो 1200 ना दें, सिर्फ रोजगार बढ़ा दें। जो गरीब जनता है ना, वो बहुत परेशान है, उनको दिख नहीं रहा है, या तो फिर वो देखना नहीं चाह रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो चल रहा है ना, जो डेवलपमेंट सब बंद करें, सब गरीबों पर ध्यान दे बस। निश्चित रूप से मुझे लगता है गरीबों से ज्यादा प्रभाव इसमें आम आदमी पर पड़ रहा है, और आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि आम आदमी के पास कोई साधन नहीं है, ना सरकार की ओर से किसी तरह का सपोर्ट मिल रहा है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उससे परेशानी बढ़ रही है निश्चित रूप से। तो ये तस्वीरें आप देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर के सुप्रसिद्ध भेड़ाघाट की तस्वीरें, और इसी के साथ आज वोट यात्रा में हम बात कर रहे थे जबलपुर लोकसभा सीट की, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि महंगाई एक ऐसा विषय जिसको लेकर बार बार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बार क्या फैसला लिया जाता है और किसको जनता सत्ता में काबिज करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव जबलपुर लोकसभा सीट में भी होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जबलपुर लोकसभा सीट में एक नए चेहरे पर दांव लगाया है, और आशीष दुबे इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में जबलपुर से नजर आ रहे हैं। कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर, क्या सोचते हैं, जानेंगे। आशीष दुबे जी, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, जो लंबे समय से परंपरा चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी का सांसद जबलपुर में, वो आपको बरकरार रखनी है। निश्चित रूप से जबलपुर की जनता ने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा किया है, और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने उस भरोसे पे खरे उतरने का जो काम किया है वो हमको कहीं ना कहीं आशान्वित भी करती है, और हमारे मन में विश्वास भी है कि इस बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। आपको नया नया अनुभव है अभी, क्योंकि इससे पहले आपने लोकसभा चुनाव का अनुभव नहीं लिया है। देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति पहला चुनाव लड़ता है उसके लिए नया अनुभव होता है, और संगठन के काम का तो मेरे पास लंबा अनुभव है ही। बहुत से चुनाव हम लोगों ने लड़वाए हैं संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते आप कि बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ये बात तकनीकी रूप से सही है कि चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे इस बार लोकसभा में होंगे जबलपुर के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा हमेशा रहता है, और वो हमेशा बना रहेगा विकास, विकास और विकास। हम विकास से कभी संतुष्ट भी नहीं होते और लगातार विकास करते हैं। तो निश्चित रूप से विकास अभी तक जो जबलपुर में दिख रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे हमारी केंद्र की हो। अब उसको और आगे ले जाना, क्योंकि हम विकास से, जैसा मैंने आपसे कहा, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। हमने जो किया उससे आगे और हमारी भूख होती है विकास की, कि इससे आगे हम और क्या कर सकते हैं, जबलपुर को क्या दे सकते हैं। पीएम मोदी एक नारा दे रहे हैं, बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार, हो पाएगा पूरा?
माननीय नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे देश के नेता हैं, और उन्होंने अगर कोई बात कही है तो हम कार्यकर्ता प्राण प्रण से उस कार्य करने के लिए जुट गए हैं और निश्चित रूप से हम वो 370 पार करेंगे। अपनों का तो विरोध नहीं है आशीष दुबे के साथ, आशीष जी को आशीष देंगी जनता। आशीष के साथ अपनों का भी आशीष है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आशीष दुबे जी, जबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी, और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कहना है भारतीय जनता पार्टी 370 पार इस बार जाएगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में इस बार दिनेश यादव को मैदान में उतारा गया है, और इस रण में दिनेश यादव अपने आप को कितने मजबूत देख रहे हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे। दिनेश यादव जी, नया अनुभव होगा ये आपके लिए लोकसभा चुनाव का, और कांग्रेस पार्टी जहां पर अभी मध्य प्रदेश में कई चुनौतियों का सामना कर रही है, आप कितना मजबूत देख रहे हैं खुद को? चुनाव का अनुभव तो नया नहीं है, ये बात जरूर है कि लोकसभा में मुझे पहली बार लड़ने का अवसर मिला है, और चुनौती अब कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि लोग चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अब कुछ नहीं है। आप अब मेरे मेहमान हैं, आप जबलपुर आए हुए हैं, आम जनता से आप बात करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि अब समय बदल रहा है और सत्ता भी बदल रही है। क्या बदलाव की जरूरत है जबलपुर में, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद है? बदलाव की तो बहुत आवश्यकता। सबसे पहले तो महंगाई, बेरोजगारी, ये हमारे राष्ट्रीय मुद्दा है ही। हमारे राहुल गांधी जी ने जो पांच न्याय निकाले हैं, चाहे वो किसान से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, सहभागिता हो, ये सारी चीज़ें तो सामने हैं। लोकल स्तर पर यदि आप बात करना चाहते हैं तो हमारे जबलपुर बहुत पिछड़ गया। पिछले लगभग 3 दशक से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और जो काम हुए भी हैं तो वो 1 पंचवर्षीय के थे। हमारी 5 पंचवर्षीय खराब गई हुई हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश शहर में कुदरत ने बहुत सी चीज़ें दी हैं। जैसे हमारे यहाँ पर्यावरण की अच्छी व्यवस्था है, हम पर्यटन स्थल अच्छा बना सकते हैं। हमारे बाजू में कान्हा किसली है, बांधवगढ़ है, बाजू में हमारे संग्रामपुर वन है। हम इसके अलावा हमारा भेड़ा घाट है, माँ नर्मदा का तट है। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं। उस फैक्ट्रियों में कोई ज़माने में जब जबलपुर की मात्र जनसंख्या 7 लाख हुआ करती थी, जब 30,000 लोग काम करते थे, और आज जब 25 लाख हो गई है तो वहाँ मात्र 3,000 लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, जो प्राइवेटीकरण पे हुआ, ये इसको सब बदलने की आवश्यकता। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जबकि यहाँ एक समय था जब हमारा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था तो दूसरी जगह से लोग, पूरे देश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, पर समय के अनुसार उसे अपडेट नहीं किया गया। नई टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई थी उसे नहीं लाई गई, जिसके कारण हमारे यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव का दौर है। बिल्कुल बदलाव यहाँ पर नहीं है, पूरे देश में दिख रहा है। पूरे देश के जो हालात हैं, जो ये जो खामोशी है ना जनता में, आपको दिख रही होगी, ये ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र में तूफान आने के पहले शांत हो जाता है, वो खामोशी है। पूरे देश में बदलाव किए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ दिनेश यादव, जिनका कहना है कि देश में बदलाव का दौर जारी है, और तूफान से पहले की जो शांति है वो देश भर में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, जबलपुर।